हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस और भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा डाइसैकेराइड पाया जाता है। ऑप्शन है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज या फिर सेलुलोज। आंसर है सी, यानी लैक्टोज जो होता है वो दूध में पाया जाता है। यानी लैक्टोज जो डाइसैकेराइड होता है वो आपका दूध में पाया जाता है। इसके बाद लैक्टोज में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि लैक्टोज दूध में पाया जाता है, जो कि आपका पीछे ही क्वेश्चन में पूछा गया था। सेकेंड पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लैक्टोज में म्यूटा रोटेशन होता है, यानी लैक्टोज जो होता है वो भी म्यूटा रोटेशन को शो करता है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है कि लैक्टोज जल अपघटित होकर बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज बनाता है। ये तीनों ही पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक टेबल शुगर है। ऑप्शन है सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज। आंसर है ए, यानी सुक्रोज जो होता है एक टेबल शुगर होता है। तो सुक्रोज से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22NO11। कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है कि सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है कि सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। एंड थर्ड पॉइंट है कि सुक्रोज जो होता है वो भी म्यूटा रोटेशन को शो करता है। ये तीनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लास्ट पॉइंट है कि सुक्रोज एंजाइम इन्वर्टेज की प्रेजेंट में जल अपघटित होकर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिश्रण बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम सुक्रोज की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुक्रोज किस एंजाइम की प्रेजेंट में जल अपघटित होकर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिश्रण बनाता है। तो आंसर होगा आपका इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में सुक्रोज जल अपघटित होकर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिश्रण बनाता है। नेक्स्ट है कि अल्फा अमाइनो एसिड्स को यानी अल्फा अमाइनो अम्ल को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन है एक चक्रीय डायमाइड, एक डायमाइड्स या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए, यानी एक चक्रीय डायमाइड बनते हैं अल्फा अमाइनो एसिड को गर्म करने पर। इसके अलावा और भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बीटा अमाइनो एसिड को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है एंड गामा अमाइनो एसिड को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप ये तीनों पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि अल्फा अमाइनो एसिड को गर्म करने पर चक्रीय डायमाइड बनते हैं, जो कि आपका पीछे क्वेश्चन में पूछा गया था। सेकेंड पॉइंट है कि बीटा अमाइनो एसिड को जब हम गर्म करते हैं तो हमें अल्फा बीटा संतर्प एसिड यानी एक्रिलिक एसिड प्राप्त होता है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है कि गामा अमाइनो एसिड को जब हम गर्म करते हैं तो हम एनहाइड्राइड्स बनते हैं, जिन्हें हम लैक्टम कहते हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है अल्फा अमाइनो एसिड का या फिर बीटा का या फिर गामा का। तो आप ये तीनों ही पॉइंट याद रखना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्न अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनेगा, यानी ये रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, इसमें पूछा है कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो आंसर है आपका ए, यानी एक चक्रीय यौगिक यानी लैक्टम यहाँ पे बनेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एक चक्रीय यौगिक लैक्टम बनेगा या फिर नॉन एक चक्रीय यौगिक बनेगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि जहाँ पर यानी वे कंपाउंड्स जिसमें एक एसिडिक ग्रुप यानी COOH एंड एक एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, उन्हें हम अमाइनो एसिड कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि ये जो रिएक्शन है ये अमाइनो एसिड्स की रिएक्शन है। अब अमाइनो एसिड जो होते हैं वो भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं, जैसे अल्फा अमाइनो एसिड, बीटा अमाइनो एसिड एंड गामा अमाइनो एसिड। अब पता करना है कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट कर लेने हैं आपको, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही नोट करना है कि अमाइनो एसिड्स होता क्या है। तो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक अमाइनो ग्रुप यानी NH2 एंड एक एसिडिक ग्रुप यानी COOH प्रेजेंट होता है, वो हमारे अमाइनो एसिड कहलाते हैं। यदि हमारा NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन से अटैच होता है तो हमारा वो अल्फा अमाइन एसिड कहलाता है।
यदि हमारा NH2 ग्रुप बीटा कार्बन से अटैच होता है तो हमारा बीटा अमाइनो एसिड कहलाता है। एंड यदि हमारा NH3 ग्रुप गामा कार्बन से अटैच होता है तो हमारा गामा अमाइनो एसिड कहलाता है। तो क्वेश्चन में हमारी ये वाली रिएक्शन दी हुई थी, तो ये थी हमारी गामा अमाइनो एसिड की। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया गामा कार्बन। तो हमारा जो कार्बन एटम NH2 ग्रुप जो अटैच है वो हमारा गामा कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया आपका गामा अमाइनो एसिड। तो हमको पता है कि गामा अमाइनो एसिड को जब हम गर्म करते हैं तो हमें लैक्टम प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में बस यही था कि आपको ये पहचानना था कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है, तो ये आपका गामा अमाइनो एसिड है। कैसे पता करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे पता करेंगे कि ये गामा अमाइनो एसिड है। तो जब आपको पता चल जाता है कि ये रिएक्शन गामा अमाइनो एसिड की है, तो जब हम गामा अमाइनो एसिड को गर्म करते हैं, ये पॉइंट्स मैंने आपको पीछे भी लिखवाए थे कि बीटा अमाइनो एसिड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, अल्फा अमाइनो एसिड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एंड गामा अमाइनो एसिड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो आंसर आएगा आपका ए, यानी एक चक्रीय यौगिक जिन्हें हम लैक्टम कहते हैं, हमारे यहाँ पे लैक्टम बनेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि ग्लाइसिन का उपयोग होता है, तो आंसर है आपका सी, यानी ए और बी दोनों, यानी फोटोग्राफी एंड दवाइयों दोनों में ग्लाइसिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन्स किसके मुख्य भाग हैं। ऑप्शन है इंसुलिन, सेलुलोज, स्टार्च या सभी। आंसर है आपका सी, यानी स्टार्च के दोनों भाग होते हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि स्टार्च में दो मुख्य भाग होते हैं, फर्स्ट होता है एमाइलोज एंड सेकंड होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन्स क्या होते हैं कि जो एमाइलोज होते हैं इनमें स्ट्रेट चेन होती है, एमाइलोपेक्टिन्स में ब्रांच चेन होती हैं। सेकेंड पॉइंट है कि जो एमाइलोज होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, जबकि एमाइलोपेक्टिन्स जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो एमाइलोज होते हैं उनमें C1 एंड C4 बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि एमाइलोपेक्टिन में C1 C4 एंड C1 C6 बॉन्डिंग पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि फ्रक्टोज से ओसोजोन बनाने में फेनिल हाइड्राजीन के कितने मोल लगते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो आंसर आएगा आपका सी, यानी 3 मोल लगते हैं जब हम फ्रक्टोज से ओसोजोन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन्स प्रयुक्त हो सकती है। ऑप्शन है भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में, एंजाइम्स के रूप में या फिर सभी। तो आंसर है आपका डी, यानी सभी में प्रयुक्त हो सकती है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन्स के जल अपघटन से प्राप्त होता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड, वसा या फिर सभी। तो आंसर है बी, यानी प्रोटीन्स के जल अपघटन से हमें अमाइनो एसिड प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन्स का पेप्टाइड बॉन्ड किस कार्बनिक क्रियात्मक समूह का निर्माण करता है। तो आंसर है एमाइड ग्रुप का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉलिस परीक्षण दिया जाता है, तो आंसर है आपका डी, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज तीनों ही द्वारा मॉलिस परीक्षण को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है, यानी स्टेबिलिटी प्रदान करता है। आंसर है डी, यानी हाइड्रोजन आवन जो होते हैं वो डीएनए की डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कोशिका के आनुवंशिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। आंसर है ए, यानी डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या फिर थायमिन। तो आंसर है आपका डी, यानी थायमिन, यानी होता है उसमें आपका थायमिन नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।